जय हिंद प्रतियोगी कॉमरेड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ई पाठशाला में। जुड़ते हैं आपसे एक और E5 क्लासेस से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संविधान से संबंधित 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनकी एक्सपर्टाइज नॉलेज, बहुत ही मज़ेदार एक्सप्लेनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो दोस्तों। और आपके लिए पहला प्रश्न इसके बाद आएगा। तो जो हमारा संविधान है उसका विकास कैसे हुआ, इसको हम लोग एक बार एक दृष्टि में देख लेते हैं। इन चीज़ों को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। अब उनको जब हम अलग अलग पढ़ेंगे तो 4 5 6 क्लासेस हो जाएंगी, हमको इतना बड़ा लगेगा वो कि हम कभी उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इससे पहले उसको हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं, तो आगे जब वीडियोज़ आएंगे तो आपको ये बहुत ही आसान सा लगेगा। तो जो भारत का संविधान का विकास हुआ है वो 2 रूपों में हुआ है। एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कब भारत में 1773 से 1853 तक, और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत 1858 से 1947 तक। तो जो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आता है, सबसे पहले आपको पढ़ना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर पढ़ना है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर चार्टर एक्ट। ये जो चार्टर वर्ड है, इस चार्टर का अर्थ क्या होता है आपका राजलेख, ये लिखा हुआ है। तो चार्टर कोई अजीब सा शब्द नहीं है, इसका अर्थ राजलेख, जो राजाओं की तरफ से जो लेख प्रस्तुत किएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, राजलेख। तो चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, फिर चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। क्वेश्चन पूछा जाता है आपका अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हो गया और वो कब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। तो बस यहीं से आपका परिवर्तन हुआ है 1857 की क्रांति के बाद। तो जो अंतिम चार्टर एक्ट है कब आया, 1853 में। फिर आता है आपका ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत 1858 से 1947 तक। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत कब आया, 1858 में। इसमें पहला आपका जो नियम आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919, फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका संविधान की दृष्टि से, फिर अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन 1946 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप जानते हैं, और माउंटबेटन योजना 1947। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है जो आपने एक नज़र में देख ली। इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने है ये, किसी भारतीय विषय पर अंग्रेजी सरकार के पतन का प्रथम और अंतिम दृष्टांत था कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फॉक्स का भारतीय विधेयक, या फिर डंडास अधिनियम, या पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ये 4 घटनाएं हैं, 4 विधेयक हैं, 4 अधिनियम हैं, जिनमें क्या है कि किसी एक में भारतीय विषय पर अंग्रेजी सरकार समाप्त हो गई, अंग्रेजी सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा। आंसर देना है आपको, इसका सही आंसर है आपका फॉक्स का भारतीय विधेयक 1783। चलिए इसका एक एक्सपर्टाइज नॉलेज गेन करते हैं दोस्तों। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके दोषों को दूर करने के लिए क्या है आपका 1783 में डंडास अधिनियम और नवंबर 1783 में फॉक्स का भारतीय विधेयक, ये 2 पारित हुए किसके लिए, रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए, डंडास अधिनियम और फॉक्स का भारतीय विधेयक। अब जो दोनों विधेयक हैं ये पारित नहीं हो सके, अतः फॉक्स ने जो विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं फॉक्स का भारतीय विधेयक, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित नहीं हुआ, और पारित ना होने के कारण लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स इनकी गठबंधन सरकार को क्या करना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा, सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। इसीलिए कहा गया कि ये एकमात्र आपका दृष्टांत है जिसपे अंग्रेजी सरकार समाप्त हो गई, अंग्रेजी सरकार का पतन हो गया। अब इसके उपरांत जो ये आपका 1783 के रेगुलेटिंग एक्ट और उनके जो दूर करने के लिए जो अधिनियम आए थे, इसके बाद आपका आता है कौन सा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ये कुछ अच्छी सी नॉलेज हो गई हमारे लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ, 1950 में, 1951 में, 1955 में, या 1959 में। तो इसका सही आंसर दोस्तों, सही आंसर है आपका 1955। 1955 में आपका प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ, कब, स्वतंत्रता के बाद। चलिए कुछ एक्सपर्टाइज नॉलेज गेन करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर है आपका 1833 चार्टर एक्ट। 1833 चार्टर एक्ट आप जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट नॉलेज गेन करते हैं। इसमें क्या हुआ आपका, विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया।
और इसी का प्रयोग करके गवर्नर जनरल ने 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बनना है कि प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ। तो 1834 में। अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। और कितने सदस्य थे इसमें? 4 सदस्य। किस एक्ट के अंतर्गत हुआ? तो 1833 चार्टर एक्ट के अंतर्गत। तो सभी तरह के प्रश्नों को आप क्लियर कर सकते हैं इस नॉलेज को यदि आप गेन करते हैं। इसी एक्ट के द्वारा किसको? दास प्रथा को समाप्त किया गया। दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया और 1843 में नियम 5 से इसका उन्मूलन कर दिया गया, जो आपका चार्टर एक्ट 1833 है। फिर स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ है भैया? आपको पता चल गया 1955 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? MC सेतलवाड़। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप याद रखेंगे। तो MC सेतलवाड़ को इसका अध्यक्ष बनाया गया और वही क्या थे? भारत के प्रथम महान्यायवादी भी थे। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी या प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC सेतलवाड़। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ऑप्शन है आपके पास रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स या विलियम बेंटिक। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? इसके लिए आपके पास एक ट्रिक आती है बहुत ही मज़ेदार सी। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो इसका सही आंसर हो जाता है उसके अनुसार हमारा विलियम बेंटिक। चलिए वो ट्रिक हम लोग क्लियर करते हैं और एक्सपर्टाइज नॉलेज के अंतर्गत गेन कर लेंगे उसको। प्रथम अंतिम गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो इसकी ट्रिक आपको बताइए हमने। रॉबर्ट है विलियम की मौसी, इसमें आपके नाम है कि रॉबर्ट है विलियम की मौ और सी। तो ये आपके यहाँ पर बनेंगे कितने नाम? 6 नाम। इसमें आपका सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले अंग्रेज आए बंगाल में। तो बंगाल में सबसे पहले कौन बना? बंगाल में बना गवर्नर। तो बंगाल में बना गवर्नर कौन? रॉबर्ट क्लाइव। फिर बंगाल में गवर्नर पद समाप्त किया गया और गवर्नर जनरल पद बनाया गया। तो एकमात्र व्यक्ति होगा जो अंतिम गवर्नर रहा होगा और प्रथम गवर्नर जनरल बना होगा। तो वो कौन हो जाएगा? बंगाल के अंतिम गवर्नर या बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। तो है से बनेगा कौन? हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर आते हैं आपके इसके बाद जो आपका गवर्नर जनरल पद समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया होगा। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल रहा होगा और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना होगा। तो कौन बना? विलियम से विलियम बेंटिक। फिर आता है आपका अब गवर्नर जनरल पद समाप्त किया गया होगा और उसके बाद बनाया गया वायसराय पद। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहा होगा वही व्यक्ति और भारत का प्रथम वायसराय बना होगा कौन? तो कीसे कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय थे। इसके बाद क्या हुआ? भारत स्वतंत्र हुआ। तो स्वतंत्र होने से पहले ब्रिटिश शासन के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय। तो वो कौन थे आपके? यहाँ से क्या वर्ड बनेगा? मौ। तो मौ से क्या बनेगा? माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है आपके वो ब्रिटिश भारत, जो गुलाम भारत था उसके अंतिम वायसराय, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय थे। तो कौन हो जाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद आपका क्या बनेगा? भारत स्वतंत्र हो गया और गवर्नर जनरल पद भी समाप्त कर दिया गया, वायसराय पद भी समाप्त कर दिया गया। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय। पर इसी में एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम या एकमात्र भारतीय गवर्नर। तो प्रथम भारतीय या एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल या वायसराय जो बने थे आपके, कौन बने थे? C राजगोपालाचारी। तो इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। इनकी अगर फ़ोटोज़ भी आप देखना चाहें तो इनकी फ़ोटोज़ भी हम आपके लिए कलेक्ट करके लाए हुए हैं। जस्ट हमने अभी भी खींची हुई हैं, इन लोगों की बनाई हुई हैं कलाकृतियाँ याद करके इन लोगों की, है ना। तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव की फ़ोटो इनमें से जो है वो सबसे ऊपर है। रॉबर्ट क्लाइव जी स्टाइल में खड़े हुए हैं। फिर इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स जी जो हैं ये बड़ा सोच विचार कर रहे हैं। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स जी हैं। फिर जो विलियम बेंटिक है, तो विलियम बेंटिक थोड़े से स्टाइलिश, थोड़े से रंगबाज से हैं। ये आपकी फ़ोटो है इनकी। और अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग जी थे, ये कैनिंग मतलब बड़े अजीब से लग रहे थे, खतरनाक से लग रहे थे कैनिंग जी, है ना। और जो आपके लॉर्ड माउंटबेटन जी हैं बड़े खतरनाक, बड़े अधिकारी टाइप के थे। तो ये बनी हुई इनकी फ़ोटो। और जो भारतीय हैं C राजगोपालाचारी जी, देख रहे हैं आप फ़ोटो इनकी, अच्छे से हैं, ठीक से हैं, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल है ना। तो ये आपकी एक ट्रिक है जिससे आपके आने वाले सभी प्रश्न बहुत ही आसानी से हल होंगे अगर आपने ध्यान से समझ लिया। यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके दोस्तों बता सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर जो संबंधित है शादी विवाह से। भैया शादी विवाह का सीज़न चल रहा है लेकिन साथ ही कोरोना भी चल रहा है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से आइए जाइएगा।
तो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के अनुसार मान्यता दी गई। अंतरजातीय विवाह को, बहुपत्नी प्रथा प्रतिबंधित की गई। विवाह की आयु लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई, या ये सभी। तो इसमें से क्या किया गया, आपको आंसर देना है। तो इसका सही आंसर चलिए बता देते हैं आपको। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी चीज़ें की गई नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के अनुसार। चलिए अब इसके बारे में एक्सपर्टाइज नॉलेज गेन करते हैं दोस्तों। तो पहले शादी विवाह कैसे हो जाते थे, छोटी छोटी एज में हो जाते थे, आपको पता है ना। लेकिन अब जो है वो कैसे होते हैं, बड़ी एज में होते हैं। जो एज निर्धारित है वो तो आपको पता ही होगी, है ना। तो चलिए नॉलेज गेन करते हैं शादी विवाह से संबंधित कुछ थोड़ी सी। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 किसके प्रयास से, केशव चंद्र सेन जी के प्रयास से आया। गवर्नर जनरल उस समय कौन थे, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे उस समय गवर्नर जनरल, और केशव चंद्र सेन जी ने प्रयास किया। और उस समय क्या है, एक एक्ट लाया गया जिसके अंतर्गत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई, 14 वर्ष, और लड़कों की निर्धारित की गई 18 वर्ष। इसके साथ ही साथ इस एक्ट के माध्यम से बहुपत्नी प्रथा, जो कई पत्नियां रखने की प्रथा थी, इसे प्रतिबंधित कर दिया गया और अंतरजातीय विवाहों को मान्यता दी गई। वो कौन सा एक्ट है आपका, नेटिव मैरिज एक्ट, कब, 1872। चलिए इसी के अंतर्गत आपका आता है शारदा अधिनियम। इसी के विकास के रूप में जो ये नियम बनाए गए, इसको उतना माना नहीं गया, तो इसके लिए आपका शारदा अधिनियम आया। शारदा अधिनियम को हम लोग क्या कहते हैं, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम। कब आया, 1929 में, 28 सितंबर 1929 को। ये आपका इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। फिर लड़कियों के विवाह किया, इसमें कितनी वही की गई है, 14 वर्ष और 18 वर्ष की गई है, तय की गई, निर्धारित की गई। इसके जो प्रायोजक थे वो कौन थे, इन बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, इनका नाम याद रखेंगे, हरविलास सारदा। तो हरविलास सारदा जी थे इसके प्रायोजक, और इसी के नाम पर इसे क्या कहते हैं हम लोग, शारदा अधिनियम। वैसे ये है बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929, लेकिन इसे शारदा अधिनियम कहते हैं हरविलास सारदा जी के नाम पर। और ये 6 महीने बाद, लगभग 1 अप्रैल 1930 को क्या हुआ, लागू हुआ। और ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं था, ये भी ध्यान रखेंगे, बल्कि ब्रिटिश भारत के सभी लोगों पर लागू होता था। तो ये सभी लोगों पर लागू होता था। बाद में शारदा अधिनियम में भी संशोधन किया गया 1978 में, और 1978 में लड़कियों के, महिलाओं की विवाह की आयु कितनी कर दी गई, 15 से 18, और लड़कों की आयु जो कर दी गई वो कितनी कर दी गई, 21 वर्ष कर दी गई। तो इस तरह से आपकी जो आज आयु है 18 और 21 वर्ष, ये कब की गई थी, 1978 में। और जो शारदा अधिनियम है उसमें 14 और 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। सभी आपको एक्सपर्टाइज नॉलेज मिली दोस्तों, इनको ध्यान रखेंगे तो आगे आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। चलिए लास्ट प्रश्न क्लियर करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किस रूप में किया गया, संघ, प्रांतीय व समवर्ती सूची द्वारा, केंद्र, राज्य व समवर्ती सूची द्वारा, केंद्र व समवर्ती सूची द्वारा, केंद्र व राज्य सूची द्वारा। तो सही आंसर का चुनाव कर लिया होगा दोस्तों आपने। चलिए आपको आंसर क्लियर करते हैं। इसका सही आंसर है संघ, प्रांतीय व समवर्ती सूची द्वारा। चलिए एक्सपर्टाइज नॉलेज गेन करते हैं इसके बारे में। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है आपका, इसके द्वारा क्या किया गया, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों के विभाजन किसके माध्यम से, 3 सूचियों के माध्यम से किया गया। ये 3 सूचियाँ थीं, पहली संघ सूची जिसमें 59 विषय थे, दूसरी प्रांतीय सूची इसमें 54 विषय थे, और तीसरी समवर्ती सूची इसमें 36 विषय थे। विषय क्या होते हैं आपके, वो क्षेत्र होते हैं जितने क्षेत्रों पर कोई कानून बना सकता है। तो विषय मतलब कोई ये सब्जेक्ट नहीं है, विषय मतलब ये क्षेत्र हैं। तो 59 क्षेत्रों पर संघ कानून बना सकता था, 54 क्षेत्रों में प्रांत कानून बना सकता था, और 36 विषयों पर 36 क्षेत्रों में दोनों कानून बना सकते थे। अब भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसको कुछ लोगों ने कुछ संज्ञाएं दी हैं, तो इनको भी याद रखें क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको क्या कहा, गुलामी का अधिकार पत्र कहा, और अनेकों ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी भी कहा है। तो अनेकों ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा है भारत शासन 1935 को किसने, और गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा है। तो ये प्रश्न आपके क्लियर होंगे। और इसको पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा है किस व्यक्ति ने, मोहम्मद अली जिन्ना जी ने। तो जिन्ना जी ने इसको पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा है। अब इसी में वर्तमान की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में जो शक्तियों का बंटवारा है वो किसके माध्यम से किया गया भैया, 7वीं अनुसूची के माध्यम से। 7वीं अनुसूची के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। सूचियाँ वहीं 3 हैं, बस उनके नाम थोड़े से परिवर्तित हो गए हैं। तो इसको क्या कहते हैं, संघ सूची, दूसरी को कहते हैं राज्य सूची, तीसरी को कहते हैं समवर्ती सूची। तो संघ सूची में
संघ कानून बनाता है। कितने विषय? 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो चुकी है? 100 हो चुकी है। जबकि राज्य सूची में जिन पर राज्य कानून बनाता है 66 विषय थे, अब 61 हो चुकी है, इनकी संख्या कम हो गई। और समवर्ती सूची जिन पे दोनों कानून बनाते हैं, तो इस पे 47 विषय थे पहले, अब बढ़ करके 52 हो चुके हैं। संख्याएं आपको याद रखनी, इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं। और जो अनुसूची है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, किस में कितने विषय हैं ना। और समवर्ती सूची में जब कभी विवाद की स्थिति बनती है, तो जब कभी विवाद की स्थिति होती है तो फिर किसका नियम माना जाता है भैया? संघ का नियम माना जाता है। केंद्र को विशिष्ट अधिकार प्राप्त है ना। तो ये आपकी एक्सपर्टाइज नॉलेज हो गई। 5 प्रश्न कंप्लीट हुए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और यदि आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक आपका बेल आइकन, एक घंटा बना हुआ है, उस घंटे को अगर आप दबा देंगे तो जैसे ही वीडियो हम लोग डालेंगे आपको फटाक से मिल जाएंगे ना। तो वीडियो एंड करते हैं दोस्तों, फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइए। आपको यदि कोई टॉपिक चाहिए तो भी आप कमेंट कीजिए, है ना। जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद प्रतियोगी कॉमरेड्स।